Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है जब स्प्रिंग को दो पार्ट्स में कट किया गया है कि एक पार्ट की लेंथ दूसरे से डबल है, तो फिर जो लॉन्गर पार्ट है उसका हमें फोर्स कांस्टेंट बताना है। तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना क्वेश्चन, जिससे एटलीस्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। अब ये बताओ, अगर दो पार्ट्स में कट किया गया है तो वो 1 और 2 रेशियो होंगे। अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 2l/3 हो जाएगी, क्योंकि पूरी कितनी है 3, उसमें 2l दूसरे पार्ट के, उसी का हमें फाइंड करना है, तो 2l/3 इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखो, अब क्या करना है, आपको सिंपली पता है कि उसका जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस यही है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी नहीं किए तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, अगर ये फोर्स कांस्टेंट उसके लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। तो यहाँ से हम देखें तो जो k होता है वो x के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, ठीक है, उसकी लेंथ के। तो अब आप एक बात बताओ कि हम अगर यहाँ से k/k' लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा। अब की बार जो फाइनली सेकंड वाले पार्ट की निकालनी है लेंथ, वो ऊपर रखेंगे कितनी है, 2l/3, और नीचे हम रखेंगे l, तो l से l कट जाएगा। तो अगर k' इधर निकालेंगे तो k' कितना आएगा, k × 3/2 होगा। तो k × 3/2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्यों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k' इधर आएगा और 3 इधर आएगा और 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। हाँ, इसमें ये चैलेंज हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोच सकता है कि इसकी लेंथ 1 और 2 थी तो इसकी लेंथ 2l हो जाती, इसकी लेंथ 3l हो जाती। मेरे भाई, यही तो हमें समझाना था कि अगर इसकी 2l और 3l हो जाती तो ओवरऑल हमें कितनी लेंथ मिल जाती, 3, लेकिन हमें ओवरऑल लेंथ जो है l रखनी है। अब अगर इसकी 2l/3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1l, और पूरी कितनी है, 3। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप तो नीचे 3 होगा और ऊपर भी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल तो लेंथ हमें l मिलेगी। तो इसलिए इसको इस तरह से स्प्लिट करना था, वो एक कन्फ्यूजन हो सकती थी। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे अप्रोच किया। मैं एक बार फिर समराइज कर दूं, इसकी l/3 लेंथ हो जाएगी, इसकी 2l/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग निकालना था तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो ये 2 और 3 का रेशियो था, तो वो 3 और 2 का रेशियो होगा। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया 3/2 k। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके अपकमिंग पेपर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सिरों पर खुला एक बेलनाकार नली है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से आपको। वायु में मूल आवृत्ति इसकी n है। नली को जब जल में डुबो देते हैं, इमर्स कर देते हैं वाटर में, उस पाइप को ऑर्गन पाइप है। अभी क्या था, ओपन ऑर्गन पाइप था। जब उसको जल में इमर्स कर दिया तो ये क्या हो गया, आधा जल में रहता है। ठीक है, मतलब उसके जो एयर कॉलम है उस जो आधे, तो अब उसकी लेंथ आधी हो गई। तो अब उसकी आवृत्ति, अब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो, हमें क्वेश्चन को समझना है, इंग्लिश वालों को समझा दूँ थोड़ा। जो एक ओपन आर्गन पाइप था उसको हमने वाटर में इमर्स किया, तो फिर क्या हुआ कि आधा उसके एयर कॉलम, आधा उसमें वाटर हो गया, तो आधा उसकी लेंथ, इट मीन्स वो आधा रह गया। तो हमें अब उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। देखो, बहुत ज़्यादा इसमें लड़के कंफ्यूज होंगे। अब इसको आप डरना नहीं है कि ये किस पेपर में आया था, आपको ध्यान से समझना है, और आप इस क्वेश्चन को करने के बाद कहोगे गर्व से कि हाँ, मैं इसको कर पाऊंगा आपकी बार पेपर में अगर आ गया। कैसे, देखो, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताया था। एक ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी का बताया था v/2l, ठीक है, और क्लोज आर्गन पाइप के लिए बताया था v/4l। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना बहुत मस्ट है। अब ये बताओ, खुला आर्गन पाइप था तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी ये रही होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब उसको वाटर में इमर्स कर देंगे तो फिर वो क्लोज आर्गन पाइप बन जाएगा, क्योंकि एक सिरे पे तो वाटर होगा। मेरी बात ध्यान से समझना। और क्लोज आर्गन पाइप होता है वो क्या होता है, वो दोनों पे क्लोज नहीं होता है। अगर आपने उसका डेफिनेशन पता है तो जो क्लोज आर्गन पाइप होता है वो एक पे क्लोज होता है और दूसरे पे खुला रहता है, और खुला वाला दोनों पे खुला रहता है। और अगर वाटर में इमर्स करेंगे तो वो क्लोज आर्गन पाइप बन जाएगा। तो अब की बार फ्रिक्वेंसी ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको ये पता है कि अगर आधे में जल भर गया है तो उसके एयर कॉलम में आधा बचा होगा, यानी कि उसकी लेंथ जो है पाइप की वो हम आधी कंसीडर करेंगे। बस क्वेश्चन हो गया, हमें यही समझना था। आपने अगर समझने पे फोकस किया होगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। देखो, पहले क्या था, दोनों पे खुला था, तो v/n जो फ्रिक्वेंसी रही होगी वो v/2l रही होगी। अब की बार क्या करेंगे, जब वो वाटर में इमर्स कर देंगे तो वो क्लोज आर्गन पाइप बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो वाटर होगा। तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी हमें n' फाइंड करनी है, वो v/, अब की बार क्या करेंगे, 4l। फॉर्मूला क्या होता है क्लोज के लिए, 4l। लेकिन अब लेंथ यहाँ पे हम कितनी रखेंगे, आधी, क्योंकि क्या क्या है, आधे में जल भर गया है, यानी कि एयर कॉलम आधे बचे होंगे, वही तो लेंथ होती है नीचे पाइप की। तो लेंथ कितनी बची, आधी, यानी कि यहाँ पे l की जगह पे हम l/2 लिखेंगे। तो l/2 जब लिखेंगे तो 2 से 2 कट के हमें रिजल्टेंट v/2l ही मिला।
यानी कि जो हमारी इनिशियल एन था वही तो v/12 था, वही तो हमें मिल गया, यानी कि हमारा एन डैश जो है वो भी एन आया। अब देखो ये को इंसिडेंस था कि इसकी कैलकुलेशन हमारा एन ही आ गया, लेकिन बहुत सारे लड़के ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, सीधा कहीं उन्हें क्वेश्चन देख लिया, इसका मतलब वो समझेंगे कि वाटर में इमर्स करने पे एन चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी। देखो चेंज होती है, लेकिन किस तरह से वेरी करी मैंने आपको समझाया। क्लोज था, ओपन था, लेकिन उसमें डालेंगे तो वो ओपन क्लोज हो जाएगा आर्गन पाइप, और जब वो क्लोज आर्गन पाइप होगा उसका फॉर्मूला ये होता है, और लेंथ जब हाफ रखेंगे तो कोइंसिडेंस से वो भी जब 2 से 2 कट करेंगे 4, तो हमारा v बटे जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी उसी का फॉर्मूला दे देता है, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी वो n ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, अब आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपके डोमेन में ही आता है, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इन क्वेश्चन के प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रुप एक्स में पास हो गए, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, बस आप ऐसे ही बने रहना। 2 सक्सेसिव क्रेट्स की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यदि किसी पॉइंट से पर सेकंड 2 पूर्ण वेव गुजरती हैं तो तरंग की चाल क्या है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि आपको इसमें पेन और पेपर उठाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बताया था 2 सक्सेसिव क्रेट्स की दूरी की बात करें, या मैंने बताया था 2 क्रमागत सुरंगों की, और या फिर 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, वही तो वेवलेंथ होती है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली हमें वेवलेंथ दे दी है 5 सेंटीमीटर, इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है कि वेवलेंथ कितना है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हम वो बंदे हैं जो पेपर फोड़ के आने वाले हैं इस बार। लक्ष्य फोर्स एकदम एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो पेपर फिजिक्स का अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा था और इस बार क्या रहेगा, प्लीज़ यार जरूर आके बताना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई फिनोमेना नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके पेपर में आता है। तो अगर इन्होंने इनडायरेक्टली हमें वेवलेंथ दे दी है, अब हमें पता है एन का मान दे ही दिया है, 2 पूर्ण तरंगें पर सेकंड गुजर रही हैं, वही तो फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा। अब एन 2 है, लैम्डा 5 है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अब बताओ इसमें हमें क्या पेपर और पेन उठाने की ज़रूरत थी। अब हाँ, एक चैलेंज यहाँ पे हो सकता है कि 2-4 बातें और मैं बता दूं जिनसे क्वेश्चंस इस तरह के जो कोरिलेट वाले हैं। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे याद करो नोट्स और एंटी नोट्स में, वहाँ पे डायरेक्ट वेवलेंथ नहीं देता है, वहाँ पे भी कह देता है एक नोट्स यानी कि एक आपका विस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी वो कह देगा आपसे 20 सेंटीमीटर है, तो हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। एक एंटी नोट्स और एक नोट्स के बीच की दूरी मैंने बताया था λ/2 होती है, तो λ/2 अगर 20 था तो इस तरह से वहाँ पे हम वेवलेंथ निकाल पाते थे, 80 आती थी, कितनी आएगी 40। अगर ऐसे ही कह देता था एक यहाँ पे λ/4 होता है एंटी नोट्स और नोट्स में, हाँ अगर एंटी नोट्स और एंटी नोट्स होता है या नोट्स और नोट्स होता तब हमारी λ/2 हो जाती, तो फिर λ/2 को 20 के इक्वल कर देते। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको अब रियलाइज़ होने लगा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिगिनर हैं उनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो फ्रेशर नहीं है, जो 1-2 बार फेस कर चुके हैं एग्जाम को, उनको पता होगा कि इनसे बाहर कुछ नहीं होता है ग्रुप एक्स में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल के थ्राइस 3 गुनी। आखिर ये पूछ रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, तो वो कौन सा नेक्स्ट टेम्परेचर होगा जिस पे वो थ्राइस हो जाए। तो देखो क्वेश्चन इजी है नो डाउट, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे हमसे रोज़ जुड़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, जो मैं पिछले बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनके चांसेस बहुत होते हैं। तो तब तक आप पेशेंस रखना इस स्लाइड पर, या तो आप जंप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, तो जो पता है जो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो ये शायद सबको पता हो, और अब इसमें कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हो यही चैलेंज है, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, कुछ वही ट्रेडिशनल v1/v2 =T1/T2 और पूरा दोनों पक्षों का वर्क करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देन आंसर पे जाना। कुछ एक ऐसे लड़के जो स्मार्ट वर्क, अब देखो हमें पता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ t के, यानी कि अगर साउंड ऑफ स्पीड थ्राइस हुई है, ध्यान से सुनना, अगर साउंड ऑफ स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड वो थ्राइस हुई है, इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो 9 टाइम्स हुआ होगा, क्योंकि जब इसको इधर ले आए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो वो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर। अगर साउंड जो वो 3 गुनी हुई है तो ये टेम्परेचर 9 गुना होगा, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये आपको इतना थॉट प्रोसेस में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेडिशनल से जाते रहोगे पेपर अभी 1 साल और क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तब तक शायद ओवर एज हो जाओ, इसलिए अपने आप में ये चेंज लाओ। अब ये अगर 9 गुना होगा टेम्परेचर, अब हमें पता है कि यार जब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला वैल्यू नहीं रखते, मतलब यहाँ पे केल्विन वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन, और 273 का 9 गुना मेरा आंसर होगा, यही तो मेरा आंसर होगा, केवल इतना ही तो लिखना पड़ा। अब 9 गुना का मतलब इसमें 9 से गुणा करो, तो 9 का गुणा 3 में करोगे 27 होगा, 2 आपका कैरी, फिर 63 होगा, 63 और 2 65 हुआ, 5 कैरी कितना आया 6, फिर 18 हुआ
फिर कितना आया 2457 हुआ। अब इसमें से 273 हम घटाएंगे तो हमारा 2184 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना था कि ये नहीं करना था, हमें केवल ये सोचना था कि वो 3 गुनी हुई है, टेम्परेचर 9 गुना होगा। 9 गुना होगा मतलब ये 273 था तो 9 गुना हो गए 2457 हुआ, 273 घटाएंगे तो 2184 आया। मतलब इतना मतलब आपको क्विकली इस तरह से सोचने की आदत डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर परम तापा T1 और टीपू जिस कोई T2, मैं टीपू कह रहा हूँ यार, टीपू सुल्तान कहाँ से आ गया, मैं हिस्ट्री पढ़ाने लग गया फिजिक्स में। देखो टेम्परेचर जो है T1 और T2 है, उनमें क्या है कि एक आइडियल गैस पर साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो V1 और V2 है। यदि इन्हीं टेम्परेचर पर उनकी जो VRMS है, वर्ग माध्य मूलचाल, वो C1 और C2 है, तो उनका क्या कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 फॉर्मूले बताऊंगा, दोनों ही फॉर्मूले अपने आप में अपनी बहुत हैसियत रख, मतलब उन दोनों फॉर्मूलों की बहुत औकात है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रियलाइज़ होगा। एक तो स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो क्या होता है, गामा RT/M, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। और VRMS होता है, उसका VRMS का क्या होता है, वो यहाँ पे होता है 3RT/M, 3RT/M। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो V, और अगर इसको हम C नाम दे दें, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे VRMS को C नाम दिया है, तो V/C अगर हम निकालने चलें तो हमें क्या मिलेगा, गामा/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, गामा/3। इस फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि जो V यानी कि उसकी वेलोसिटी और उसकी RMS वैल्यू होती है, उसका रेशियो क्या आता है, गामा/3। ये रिलेशन आप बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ही ज़रूरी। वे तो वैसे तो इसका तो आंसर हमें देख के ही आ गया, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी C के, यानी कि C1/C2 हो जाएगा, वो V1/V2, मतलब इधर ऊपर C2 है तो उधर भी V2 होगा। एक तो ये रिलेशन हमें नया सीखने को मिला, ये तो अलग बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस पर मैं ध्यान देना, इस पर, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि हमें क्या है कि एक त्रिपरमाणु गैस है, तो क्या है उसका गामा दिया है, तो हमें क्या है ध्वनि की चाल दी है और VRMS पूछी है। अब देखो ध्वनि की चाल और VRMS में कौन सा रिलेशन है, अगर आपको अभी से पहले नहीं पता था तो ये कहीं ना कहीं एक आपकी गलती थी, क्योंकि पेपर होने वाला है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रिक्वेंटली। अब देखो मैंने आपको बताया अभी कि V/C हमारा क्या होता है, गामा स्क्वायर रूट में गामा/3, ठीक है, यही तो बताया। अब आप देखो कितना इजीली कर सकते हो, V हमें गिवन है, C फाइंड करना है, गामा का वैल्यू इन्होंने 4/3 दिया है, तो 4/3/3, तो 4/3/3 करेंगे, 3 का 3 में गुणा होगा तो 4/9 होगा। अब 4/9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2/3 बचेगा। अब 2/3 इधर V/C, अब V का मान हमें पता है कितना है, 332 दिया है, C का मान हमें फाइंड करना है, उधर हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जब 3 का गुणा करोगे आप किसमें, 332 गुणा 3/2 हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो इसे 2 से काटो, तो 2 से काटोगे एक बार कटेगा, फिर 6 टाइम, फिर 6 टाइम, 166 का जब थ्राइज करोगे तो आपका कितना आएगा, 498 आएगा। 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 3 1 जा 1, तो कितना हो गया, 498 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, एक बार फिर बता दूं, फॉर्मूला याद रखना, V/C, जहाँ पे C वर्ग माध्य मूलचाल है, जिसको हम VRMS भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लिख तो कुछ भी लो, लेकिन बस याद रखो गामा/3। गामा का वैल्यू गिवन था, हमने रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फर्दर कैलकुलेट किया, तो 498 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। समान टेम्परेचर पर साउंड की जो स्पीड है वो किस के लिए मैक्सिमम होगी। अरे यार ये तो सब में इक्वल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं, हम तुक्का स्पेशलिस्ट हैं। अरे मेरे भाई सब में इक्वल नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया जो क्या होता है, V = गामा RT/M, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो उसके मास, मोलर मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा चाल होगी। अब देखो N2 का कितना होता है 28, O2 का कितना होता है 32, H2 का कितना होता है 4, तो सबसे कम किसका, H2 का। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी की, H2 की, क्योंकि वो इसके मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। जिसका ये सबसे कम होगा तो H2 की सबसे कम, तो H2 की सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक बार और बता दूँ मैं कि ये यार फ्रेशर, जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जो बस इसके लिए घूमते हैं कि सर चैप्टर वाइज शुरू से हमें स्टार्टिंग से बताने लगो कि आखिर साउंड होता क्या है, स्पीड की साउंड फ्रिक्वेंसी होती क्या है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो किस तरह से हमारा वो घटेगा, क्या होगा, मतलब पूरा फिगर बना के
अगर तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, 12th में आपने क्या किया है, 12th में आपने मस्ती करी है। और आप 12th का जो पहले आप 1 साल 12th कंप्लीट करोगे, मतलब आप चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में जैसे 12th के बच्चे हैं वैसे पढ़ते हो, वैसे पढ़ने का मन करते हो। उसके बाद आप आओगे कि अब हम एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हो, तो आप भूल जाओ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ये कड़वी सच्चाई, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो फिर आपका 12th अच्छा होना चाहिए। यानी कि जिनके ये बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, कि जिनको ये समझ में नहीं आता है कि टेम्परेचर क्या होता है या गैसेस के लिए क्या है, डायटोमिक क्या होती हैं गैसेस, तो उनको प्रॉब्लम सिर्फ मेरे चैनल पे हो रही है। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ कमेंट सेक्शन से मुझे इतना रियलाइज़ हो रहा है कि जो बच्चे सिंसियर हैं, पढ़ने वाले हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और उनको ये अंदर से सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि हाँ मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट पा रहा हूँ और अब की बार फ्लाइंग कलर से पास भी हो जाऊँगा। बस वही प्रॉब्लम उनको हो रही है जो फ्रेशर हैं एकदम से, बिल्कुल उन्हें 12th में कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी बस यही कहूँगा उनसे कि यार तो वहीं से पढ़ो जहाँ लाइव क्लासेस में आपको डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा हूँ। मैं तो सर प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रैक्टिस ही कराऊंगा और प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन दिलाऊंगा। गाड़ी है, उसकी छत से लटका हुआ एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी है, ठीक है, ऑसिलेशन जो पीरियड है वो टी है। जब ये गाड़ी एसिलेट करने लगे एक्सेलरेशन ए से, तब उसका जो ऑसिलेशन पीरियड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या अनचेंज। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो उसका टाइम पीरियड क्या क्या होता है, 2π√L/g, ठीक है, L/g। जी क्या होता है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, अगर ग्रेविटेशनल एसिलरेशन था ही और गाड़ी एक्सीलेट और करने लगी ए एसिलरेशन, तो ओवरऑल G+A हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये नीचे वाली चीज़ बढ़ रही है तो ये टी उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टी घटेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, देखो न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप के बनते हैं। उसका जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वो मैंने लिया है और जो ईजी टाइप है वो मैं शायद करा दिए हैं, शायद क्या मतलब करा ही दिए हैं। जल की कुछ मात्रा को 70 से 60 पर जब कूल किया गया तो 5 मिनट लगे, ठीक है। जब 60 से 54 पे कूल किया गया तो 5 और मिनट लगे। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आसपास का ताप है, वो क्या है, रूम टेम्परेचर, या जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो हमें फाइंड करना है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसके लिए आपको कूलिंग का जो लॉ है वो पूरा पता होना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, नो डाउट, तो वो कैलकुलेशन डिपेंड करता है, वही मैं कहता हूँ कैलकुलेशन, तो वो कितना आप उसको कम कर सकते हो, कितना मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो वो क्या होता है, रूल सेज θ1 - θ2 बटे जितना टाइम लगा, यानी कि जैसे 70 से 60 हुआ तो 70 - 60 बटे 5 मिनट में हुआ तो 5 इज इक्वल टू क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग होता है वो, ठीक है। और यहाँ पे उन दोनों का लिखते हैं एवरेज, यानी कि θ1 बटे θ2 माइनस यहाँ पे लिखते हैं रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसको कितना जोर से लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करूं, अब देखो, क्योंकि यार पेन टैब देखो आ जाएगा इस वीक में, फिलहाल और फ़ोन से ही देखते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, θ1 एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम से ये फीड हो जाए, इंटू ΔT इज इक्वल टू के, यहाँ पे दोनों का एवरेज लिखना है, मतलब θ1 θ2 बटे 2 माइनस यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसको θ0 लिख लेते हैं, यही में फाइंड करना है। दोनों को जब घटाओगे θ1 - θ2, मतलब पहले फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं फर्स्ट वाले के लिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, 70 से 60 में 5 मिनट लगे, मतलब 70 से यहाँ पे 60, इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का है और 10 का डिफरेंस है बटे 5, तो 10 बटे 5 लिखा इज इक्वल टू के, रेट ऑफ जो कूलिंग कोफिशिएंट है। अब दोनों को जोड़ोगे 70 और 60 कितना होता है, यानी कि दोनों का एवरेज लोगे तो कितना आएगा, 65। आप जोड़ के भी कर सकते हो, 70 में 60 जोड़ोगे तो कितना, 130, 130 में बटे 2 करोगे तो 65 माइनस θ0, यही तो हमें फाइंड करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे आपको कॉपी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आप इतना कॉपी में लिख लो। अब मैं आगे कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, आप देखो सेकंड जो है 60 से 54 हुआ है, उसमें 5 मिनट लगे, मतलब यहाँ पे 60 - 54 लिखेंगे अब की बार, बटे 5 मिनट अब की बार भी लगे, और के यहाँ दोनों का एवरेज 60 और 54 का कितना होगा, 57 माइनस θ0, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे सेकंड को और मेरा आंसर आ गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड लिखने में मैं समझता हूँ 5 सेकंड उसको, 5 सेकंड इसको, 10 सेकंड लग चुके हैं अभी अपने। और अब देखो कितना फर्स्ट में सेकंड डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 5 तो कट ही जाएगा, ऊपर 10 बटे यहाँ पे नीचे 6 बचेगा, 10 बटे 6 का मतलब 5 बटे 3 इधर बचा, इज इक्वल टू जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने कॉपी में लिखी है, देखो वो ऊपर 65 माइनस θ0 लिखी है, के से के तो कट ही जाएगा, नीचे 57 माइनस θ0 लिखिए तो 57 माइनस θ0 लिख लिया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, केवल हमें अननोन θ0 ही तो दिख रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अब ऑप्शन दिखाने, यहाँ 15 सेकेंड आपने काम किया, इसके बाद आपने ऑप्शन उठाए। आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 45 आप जब उठाओगे
तो फिर वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, 5/3 आ जाएगा, क्योंकि 65 में से 45 जाएगा तो मेरा 20 बचेगा और नीचे हमारा 12 बचेगा, उसको फर्दर कट करेंगे तो 5/3 आएगा। अब ये ऑप्शन उठाना और इसको कर पाना ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे साथ रहोगे और 2-4 क्लासेस के बाद अब मैं हैबिट हो जाएगी मेरा। देखो अब मैं थोड़ा स्मार्ट और तरीके से जब आ जाता हूँ अगर डिजिटल बोर्ड पे, अगर आपके एग्जाम तक अगर आपका लक हुआ तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा कि आपको पेपर और पेन कम से कम ही उठाना पड़े। फिलहाल फ़ोन की स्क्रीन है तो आप लोग भी समझदार हो, समझ सकते हो। बाकी से इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, बस आप लोग अप्रिशिएट करते रहा करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो चैनल को। और अगर आपने ई बुक अभी नहीं खरीदी और ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए, जिस मैंने अपनी एक ई बुक बनाई है जिसमें स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, रूल्स दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, बाद में उनकी प्रैक्टिस है। बहुत अच्छी ई बुक है, खरीद सकते हो, चैनल में डिटेल है। आपको मात्र 30 रुपये पे करने और एक मेल दिया हुआ है, उस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको डिलीवर कर दी जाएगी PDF। ठीक है, और पढ़ते रहो, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। जय हिंद।